नेक्स्ट पे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द एक्यूट लिवर फेलियर। एक्यूट लिवर फेलियर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं दैट द सडन डिटेरियोरेशन ऑफ द लिवर फंक्शन। और इसको हम जो है ना वो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर हम करते हैं। सबसे पहले होती है एक हाइपर एक्यूट, लेस देन 7 डेज में अगर हिपैटिक इंसेफेलोपैथी का सिम्टम आए, लेस देन 7 डेज हाइपर एक्यूट। एक्यूट में 7 to 28 डेज और सब एक्यूट में 28 से आगे 12 वीक्स तक, 28 से आगे 12 वीक्स तक। हाइपर एक्यूट 7 डेज से पहले, 7 से 28 डेज में एक्यूट, 29 से 12 वीक्स में दैट इज़ द सब एक्यूट। अब इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास जो कार्डिनल फीचर्स आते हैं दैट आर द इंसेफेलोपैथी एंड अदर इज़ अ रेस्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अच्छा, अब उन्होंने एक बात की है कि अगर एक पर्सन का लीवर पहले बिल्कुल ठीक था, कोई उसको मसला नहीं था, तो अमाउंट ऑफ जो इंजरी है जो उसको डैमेज करेगी वो ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर एक पर्सन पहले का सिरोसिस हुआ है तो उसको डैमेज करने के लिए जो फोर्स या एनर्जी या जो इंजरी चाहिए वो कम होगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने जो है वो इसकी करनी है क्लिनिकल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट के जो पास इसके जो कार्डिनल फीचर्स आते हैं एक्यूट लिवर फेलियर के, दैट इज़ द हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के आगे ग्रेड हैं चार, 1 2 3 4। सबसे पहला ग्रेड होगा, इसके अंदर क्या होगी, कन्फ्यूजन होगी, पुअर कंसंट्रेशन होगी। सबसे पहले पेशेंट को पुअर कंसंट्रेशन होगी। ग्रेड 2 के अंदर क्या होगा, ड्राउजी होगा बट कैन बी अराउज्ड। अच्छा, नंबर 3 के अंदर मार्क्ड डिलीरियम होगा और पेशेंट लेकिन पेनफुल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करेगा। ग्रेड 4 के अंदर कोमा होगा, कोई पेन स्टिमुलस को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, इंसेफेलोपैथी के ये ग्रेड हैं। वन में क्या होगा, पुअर कंसंट्रेशन। 2 में ड्राउजी बट कैन बी अराउजेबल। नंबर 3 में मार्क्ड डिलीरियम। नंबर 4 में कोमा। अब इसकी बेस पे हम आगे इसको देखते हैं, ट्रीटमेंट भी इसी की बेस पे होती है। तो हमारे पास क्या होगा, एक तो इंसेफेलोपैथी होगी, उसके बाद रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। उसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम इसके ये होते हैं कि सबसे पहले एक तो अब नॉर्मली रिएक्टिव प्यूपल होते हैं, इसके अलावा फिक्स्ड प्यूपल होते हैं, इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया होता है, इसके अलावा हाइपरटेंसिव एपिसोड्स होते हैं और प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है इसके साथ। अच्छा, उसके बाद हम इसमें और क्या देखते हैं, इसको कुशिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया प्लस हाइपरटेंशन को ना कुशिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं कि हमारे पास जो है वो एंडोक्राइन में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके अलावा रीनल के अंदर रीनल ट्यूबुलर निक्रोसिस हो सकता है। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो सकता है, क्योंकि इसमें अब हमारे पास ना हाइपर वेंटिलेशन होती है। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से हमारे पास रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो सकता है। अच्छा, सीवीएस में हमारे पास हमने देखा कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हमारे एपिसोड्स हो सकते हैं, हमारे पास ब्रेडिकार्डिया होता है। अच्छा, उसके बाद हमने इसकी करवानी है सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन किस तरह करवाएंगे अब। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन से पहले ना इसके कॉजेज़ देख लेते हैं एक्यूट लीवर फेलियर के। एक तो होती है क्रिप्टोजेनिक, जिसमें हमें कॉज का पता नहीं चल रहा। नंबर 2 पे होती है वायरल हेपेटाइटिस, जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी और हेपेटाइटिस ई हमें नज़र आता है। उसके बाद एक पॉइजन होता है, इसको हम कहते हैं अमानिटा। उसके बाद हमारे पास होते हैं ड्रग्स, जिसके अंदर हमारे पास पैरासीटामोल आ सकती है, एंटी टीबी ड्रग्स आ सकती हैं, मिथाइल डोपा आ सकते हैं, एमडीएमए आ सकता है। उसके बाद हमारे पास इसके विल्सन डिजीज़ हो सकती है, हमारे पास बर्ड क्यारी सिंड्रोम हो सकता है, हमारे पास मेटास्टेसिस हो सकती है। ठीक हो गया। और प्रेगनेंसी रिलेटेड लीवर डिजीज़ भी हो सकती है। अब हमने इसको इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, हमने कहा ये अमानिटा पॉइजन की वजह से हो सकती है, तो हमने ब्लड और यूरिन में पॉइजन की हमने ब्लड और यूरिन टेस्ट करना है ताकि हम पॉइजन को फाइंड आउट कर सकें। उसके बाद हेपेटाइटिस के लिए हमने क्या करना है, हेपेटाइटिस ए के लिए एंटी एचएवी कर लेना है। उसके बाद एंटी एचईवी और एचसीवी कर लेना है हमने। हेपेटाइटिस बी के लिए क्या करते हैं, एच पी एस एंटीजन करते हैं या एंटी एच पी कोर एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। ये हेपेटाइटिस भी बीच में से निकल गए, पॉइजन भी निकल गया। उसके बाद विल्सन डिजीज़ के लिए हमने सीरम कॉपर लेवल कर सकते हैं हम। ठीक है, सीरम आयरन लेवल कर सकते हैं हम। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जो है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन कर सकते हैं आई की, ताकि हम केसर फ्लैशर रिंग देख सकें। उसके अलावा हम नेक्स्ट पे सॉरी आयरन नहीं करते, याद रखिएगा, आयरन नहीं करते, कॉपर करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने अमाइनो ट्रांसफेरेजेस देख सकते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए। उसके बाद हम
ऑटो एंटीबॉडीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हम जो है वो लीवर का अल्ट्रासाउंड वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद इसकी आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले एक तो ये है कि एक्यूट लीवर फेलियर एमरजेंसी कंडीशन है, इसको आईसीयू में मैनेज करना है। अगर आपको पता लगा कि पेशेंट जो है वो पैरासीटामोल पॉइजनिंग के साथ आया, तो हमने पैरासीटामोल का एंटीडोट देना है, दैट इज़ एन एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, ये एंटीडोट आपने दे दिया उसका। उसके बाद सेरिब्रल एडिमा इसका जो है वो हमारे पास हमने कहा था कि एक मैनिफेस्टेशन होते हैं, उसके लिए हमने इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज करने के लिए हेड एलिवेट करना है, मैनिटोल देनी है, हाइपर वेंटिलेशन करवानी है। उसके बाद कोगुलोपैथी के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम इसमें इंक्रीज होता है, तो हमने कोगुलोपैथी के लिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना है, विटामिन के के इंजेक्शन देने, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करना है। उसके बाद स्पेसिफिक कॉजेज़ में ये है कि आपने विल्सन डिजीज़ के लिए पेंसिलामीन दे देनी है। पॉइजनिंग के लिए आपने जो है वो पॉइजनिंग के लिए हमने उसके जो है ना वो गैस्ट्रिक लिवाच और एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं। उसके बाद जो हेपेटाइटिस बी है तो आप जो है वो न्यूक्लियोसाइड्स दें। अगर हर्पिस सिम्प्लेक्स है तो आप एसाइक्लोवीर दें। और अगर किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा तो आप लीवर ट्रांसप्लांट फाइनली कर दें। ठीक हो गया, आपने हर चीज़ की, हेपेटाइटिस की, पॉइजन की, पैरासीटामोल की, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किया, ये सारा कुछ आपने कर दिया। उसके बाद हम एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, दैट इज़ द पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स फॉर एक्यूट लीवर फेलियर। अगर लीवर फेलियर पैरासीटामोल पॉइजनिंग की वजह से हुआ है, ड्यू टू पैरासीटामोल पॉइजनिंग, तो हमने पीएच देखनी है लेस देन 7.3 फॉर 24 आवर्स। ठीक है, वो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, नंबर 1। नंबर 2, क्रिएटिनिन 300 से ज़्यादा है। नंबर 3, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम 100 सेकंड से ज़्यादा है। और ग्रेड 3 और 4 हेपेटिक इंसेफेलोपैथी है। ठीक है, 4 चीज़ें हुई पैरासीटामोल में। नंबर वन पे क्या आया कि पीएच 7.3 से कम है फॉर 24 आवर्स। नंबर 2, क्रिएटिनिन 300 से ज़्यादा है। नंबर 3, प्रोथ्रोम्बिन टाइम 100 से ज़्यादा है। नंबर 4, इंसेफेलोपैथी ग्रेड 3 और 4 की है। उसके बाद अगर नॉन पैरासीटामोल है, बाकी वायरसेस है, कुछ भी है, उसके पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है? प्रोथ्रोम्बिन 100 सेकंड से ज़्यादा हो और एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, वो 3 देखिएगा नॉन पैरासीटामोल कॉजेज में। प्रोथ्रोम्बिन ग्रेटर देन 50, उसके बाद जॉन्डिस टू इंसेफेलोपैथी टाइम 7 डेज से ज़्यादा। नंबर 2, बिलीरोबिन 300 से ज़्यादा। नंबर 3, प्रोथ्रोम्बिन टाइम 50 सेकंड से ज़्यादा। नॉन पहला तो हमने पढ़ा था ना, 100 सेकंड से ज़्यादा हो गया, डन हो गया। उसके बाद एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से, इन सब में से कोई से भी 3 हो सकते हैं, तो मैं 3 ही बताऊंगा आपको। जॉन्डिस टू इंसेफेलोपैथी टाइम 7 दिन, बिलीरोबिन 300 से ज़्यादा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम 500 से ज़्यादा, और फैक्टर 5 लेवल लेस देन 50%, और इंसेफेलोपैथी 3rd और 4th ग्रेड। ठीक हो गया, फैक्टर 5 लेवल लेस देन 50%, 15%, और इंसेफेलोपैथी 3 to 4%। ये भी पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है नॉन पैरासीटामोल पॉइजनिंग के केसेस में। ठीक हो गया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।